Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Mrs. Sana Fatma, SS Chemistry, Divisional Public School and College Sahiwal. Welcome to online classes. Students, we are on chapter number 4, Liquids and Solids, and our today's topic is 4.4, Boiling point and external pressure, energetics of phase changes. Now we are moving towards that what we have read in the last lesson. We have read about evaporation, factors affecting evaporation, vapor pressures, factor affecting vapor pressure, and now I am going to revise you the definition of vapor pressure, that it's the pressure exerted by the vapors of liquid when they are in equilibrium with the liquid at a particular temperature. इसमें हमने पढ़ा है वेपर प्रेशर के बारे में कि जब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का प्रोसेस इक्वल रेट पे होना शुरू हो जाता है, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, उस वक्त लिक्विड के वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर. नाउ वी आर टू लर्न अबाउट बॉइलिंग पॉइंट, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, graphical explanation of boiling point and external pressure, energetics of phase changes, energy changes and intermolecular attraction, and about the change of state and dynamic equilibrium. Now we are going towards our today's topic, that is boiling point. Firstly, we are going towards its definition, that is the temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the external pressure is called boiling point. It's mean that कि जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस वक्त जो है उसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है और उस टेम्परेचर को हम फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. यू कैन सी हियर इज अ पिक्चर दैट दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, and when this pressure will equal to the atmospheric pressure, इसमें फिर बॉइलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. इस वक्त जो टेम्परेचर होगा उसको हम इसका बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, राइट. नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. स्टूडेंट्स, you know that when a liquid is heated, the vapor pressure goes on increasing. A stage reaches when the vapor pressure of liquid becomes equal to the external pressure. The temperature is called the boiling point of the liquid. It means that कि जब हम किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं उसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाता है, वेपर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा और एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस टेम्परेचर को फिर हम उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, what is the reason of this boiling? इस boiling की या liquid जो boil हो रहा है उसकी reason क्या है? The reason of this is that the bubbles of vapors which are formed in the interior of the liquid have greater internal pressure than the atmospheric pressure on the surface of liquid. This thing makes the bubbles to come out of the liquid and burst upon the surface. Thus a constant stream of bubbles comes out at the boiling point. इसकी reason ये है कि जब लिक्विड के इंटीरियर में जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उनका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है, उस वक्त फिर हमें मॉलिक्यूल्स जो है वो बबल्स की फॉर्म में नज़र आते हैं और वो बबल्स वहाँ से बर्स्ट होते हैं और दे रीचेस एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड. उस वक्त फिर हमें कॉन्टिन्यूसली जो है वो बबल्स वहाँ से निकलते हुए नज़र आते हैं. यू कैन सी हियर इज़ अ पिक्चर, और ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल्स बबल्स की फॉर्म में सरफेस पे आ रहे हैं और इस लिक्विड के अंदर जो है वो बॉइलिंग का प्रोसेस हो रहा है. नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इंक्रीजेस एंड टेम्परेचर आल्सो इंक्रीजेस. यू नो दैट जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो हीटिंग से उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाती है और उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाता है. बट एट द बॉइलिंग पॉइंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बिकम मैक्सिमम. बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो जाती है. और अगर हम इस स्टेज पे
लिक्विड को हीट करेंगे तो इट विल नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर। उससे क्या होगा कि फर्दर हीटिंग से लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। उसकी रीज़न क्या है कि the heat will only be utilized to break the intermolecular forces and to convert the liquid into vapors। उस वक्त जो हम लिक्विड को हीट कर रहे हैं, जो हम उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज ओनली यूज टू ब्रेक द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो वो सारी की सारी हीट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए और लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज हो रही है। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पे, यानी कि एट द बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, और अगर हम लिक्विड को फर्दर हीट करेंगे तो उस हीटिंग से लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि हम जितनी भी हीट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब की सब जो है वो उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की आपस में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है उनको ब्रेक करने के लिए यूज हो रही है और लिक्विड मॉलिक्यूल्स के वेपराइज करने के लिए यूज हो रही है। हियर इज अ टेबल showing the boiling points of some common liquid at 6-760 torr। यानी हमारा जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर या 760 टॉर, उस पर कुछ कॉमन लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। सो यू कैन सी हियर एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 118.50 होता है। एसीटोन बॉइलिंग पॉइंट इज 56 डिग्री सेंटीग्रेड। Aniline boiling point is 184.4, benzene boiling point is 80.15, carbon disulfide 46.30, carbon tetrachloride 76.50, ethanol 78.26, naphthalene 218, phenol 181 and water is 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें जो डिफरेंट लिक्विड्स डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट शो कर रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इनमें बेसिकली क्या होता है तो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिफरेंट होती हैं, इसलिए जो है इनका बॉइलिंग पॉइंट भी एक दूसरे से डिफरेंट होगा। इसमें जो है नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। व्हाट इज मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन? द डेफिनेशन इज the amount of heat required to vaporize 1 mole of a liquid at its boiling point is called its molar heat of vaporization। यानी कि किसी भी लिक्विड को उसके 1 मोल क्वांटिटी को उसके बॉइलिंग पॉइंट पे वेपोराइज करने के लिए हमें जो हीट रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड द मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसकी एग्जांपल आप वाटर की ले सकते हैं कि वाटर की मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज 40.6 किलो जूल पर मोल। इसमें क्या है कि किसी भी लिक्विड के 1 मोल को उसके बॉइलिंग पॉइंट पे वेपोराइज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है वो मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाती है। इसमें नेक्स्ट जो है हम इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। हियर इज अ ग्राफ। इसमें टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के दरमियान ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। 4 कॉमन लिक्विड्स हैं, डाइथाइल ईथर, इथाइल अल्कोहल, वाटर एंड इथाइलिन ग्लाइकोल, जिनका हमने ग्राफ प्लॉट किया है बिटवीन टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट इट कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे जो है वो लिक्विड का वेपर प्रेशर इंक्रीज होता जाता है। तो ये जो ग्राफ है ये इन 4 लिक्विड्स का टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के दरमियान ग्राफ प्लॉट किया हुआ है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसके साथ क्या होता है इनका वेपर प्रेशर भी जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, राइट। इसमें जो ग्राफ है ये शो कर रहा है कि यू कैन सी हियर दैट दिस इज द ग्राफ ऑफ डाइथाइल ईथर। इसमें जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर जो है वो भी साथ साथ इंक्रीज हो रहा है। जब वेपर प्रेशर बढ़ता हुआ लिक्विड का उसकी अमाउंट इतनी हो जाएगी कि दैट विल बी इक्वल टू 760 टॉर। उस वक्त क्या होगा कि इसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, डाइथाइल ईथर जो है उसकी बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो वो टेम्परेचर जो है इसका जो है हम इसको यहाँ से देखेंगे तो उसका क्या बनता है बॉइलिंग पॉइंट बन जाता है। वो जिसकी वैल्यू आती है डाइथाइल ईथर की दैट इज 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह अगर आप इथानॉल को देखें तो इसमें भी क्या है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इसका वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा और जब वेपर प्रेशर जो है वो 760 टॉर के इक्वल हो जाएगा उस वक्त जो है इसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। दैट टेम्परेचर इज 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह वाटर और इथाइलिन ग्लाइकोल है। वाटर के केस में क्या होता है कि
टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग टेम्परेचर है। और जब जो लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। इसमें स्टूडेंट्स ये 4 लिक्विड्स हैं जिनका हम टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के हिसाब से जो है वो ग्राफ ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसमें अगर हम इनकी स्टार्टिंग कर्व्स को देखें तो आप देख सकते हैं कि डाइथाइल ईथर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 200 टॉर जो है वो प्रेशर शो कर रहा है, यानी कि इसका जो वेपर प्रेशर है वो 200 टॉर है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन यही अगर आप इथाइल अल्कोहल को देखें तो उसमें जो है आपको 0 से जो है कुछ ऊपर इसका ग्राफ नज़र आ रहा है। और इन केस ऑफ वाटर क्या है कि बिल्कुल 0 के करीब करीब जो है ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें ऐसा क्यों है कि इनके जो स्टार्ट हैं ग्राफ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो डिफरेंट क्यों है? उसकी रीज़न इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं कि इथाइल अल्कोहल डाइथाइल ईथर जो है इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी जो वेपर प्रेशर है वो 200 टॉर के राउंड अबाउट होगा। लेकिन जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर प्रेशर जो है वो कम होगा। तो इसमें वाटर टेक स्टार्ट एट 4.8 टॉर वाइल डाइथाइल ईथर अराउंड 200 टॉर। तो वाटर जो है वो 4.8 टॉर पे ना जो है इसका वेपर प्रेशर का ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 0 पे इसका जो वेपर प्रेशर होगा वाटर का वो 4.8 टॉर है। और जो डाइथाइल ईथर है इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का दैट इज 200 टॉर। तो वाटर cannot overcome intermolecular forces at low temperature, therefore the curve for water goes along temperature axis to a greater extent at the beginning as compared to ether। इसमें आप देख सकते हैं कि डाइथाइल ईथर के केस में जो है जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। लेकिन वाटर के केस में ऐसा नहीं है, वाटर काफ़ी हद तक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करता है और फिर आफ्टर सम टाइम्स जो है ये ऊपर की तरफ जाता है। उसकी वजह क्या है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो है वाटर को ज़्यादा टाइम लग जाता है टू ब्रेक दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इस वजह से इसका ग्राफ जो है वो काफ़ी हद तक स्टार्ट में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाता है। दिस इज द ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। इसमें जो है एक चीज़ और जो आप ऑब्जर्व करें कि व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड रीचेस नियर टू द एक्सटर्नल प्रेशर के जब वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो रहा है तो उस वक्त ग्राफ जो है वो तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी कि उसकी रीज़न क्या है कि जब लिक्विड का जो है वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है, यानी कि जब बॉइलिंग पॉइंट उसका अटेन होने वाला होता है तो उस वक्त जो है वो वेपर प्रेशर बहुत स्पीड के साथ इंक्रीज होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ 4 कॉमन लिक्विड्स, जिसमें हमने ये देखा है कि टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है और वेपर प्रेशर बढ़ते हुए जब वेपर प्रेशर लिक्विड का एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो उस वक्त उनका जो है वो बॉइलिंग टेम्परेचर आ जाता है, उनमें बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन को रिपीट करते हैं कि वो टेम्परेचर है जिस पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है जब एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो उस वक्त उसमें जो है वो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। इसमें व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर देन द लिक्विड बॉइल्स। तो एक्सटर्नल प्रेशर को अगर हम चेंज करेंगे तो उससे क्या होगा, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो सकता है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से कि एक्सटर्नल प्रेशर लिक्विड ने तभी बॉयल करना है जब उसका इंटरनल प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। इसमें अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर चेंज करेंगे तो वी कैन ऑल्सो चेंज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। इसमें बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर पे बेस करता है। इसमें अगर हम हाई एक्सटर्नल प्रेशर कर देंगे या अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, when external pressure is high the liquid requires greater amount of heat to equalize its vapor pressure to the external pressure, in this way boiling point is raised। अगर हम लिक्विड का एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर देंगे तो उससे क्या होगा
कि उसमें फिर उसको ज़्यादा हीट ऑब्जॉर्ब करनी पड़ेगी एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल अपना इंटरनल प्रेशर जो है उसको इंक्रीज़ करने के लिए, उसमें फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो रेज हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके आप एग्जांपल देख सकते हैं कि वाटर जो है, यू नो दैट कि 760 टॉर पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें अगर हम इसका जो एक्सटर्नल प्रेशर 1489 टॉर कर देते हैं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। यानी कि हमने क्या किया है, इसमें हमने एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया। एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने से वाटर मॉलिक्यूल विल absorb more heat to equalize इस वेपर प्रेशर टू द एक्सटर्नल प्रेशर, तो उससे फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बजाय। तो नेक्स्ट है कि अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर जो है उसको लो कर देते हैं, यानी एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो 760 टॉर की बजाय हम उसको कुछ कम कर देते हैं, तो फिर क्या होगा? एट लो एक्सटर्नल प्रेशर अ लिक्विड अब्सॉर्ब लेस अमाउंट ऑफ हीट एंड इट बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर। इसमें क्या होगा कि अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर कम कर देते हैं तो उससे लिक्विड का बॉइलिंग टेम्परेचर जो है वो भी कम हो जाएगा। इसकी एग्जांपल आप वाटर की ही ले सकते हैं कि अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो 23.7 टॉर कर देते हैं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक डिक्रीज कर सकते हैं, यानी वाटर जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो है यू हैव सीन दैट कि बाय चेंजिंग एक्सटर्नल प्रेशर यू कैन चेंज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। एक्सटर्नल प्रेशर आप ज़्यादा कर दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर आप कम कर दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें कुछ एप्लीकेशंस यूँ हैं कि अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज करते हैं तो उसकी हम एप्लीकेशंस देखेंगे कि फर्स्टली जो है कि डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट एट डिफरेंट रीजन्स, कि अगर हम सी लेवल से हाइट की तरफ जाना शुरू हो जाएं, हिली एरियाज की तरफ जाना शुरू हो जाएं, तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंट होता है सी लेवल के मुकाबले में। तो उसमें फिर क्या होगा कि जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता जाएगा उसी तरह से लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी चेंज होता जाएगा। अब सी लेवल पे जो किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हिली एरियाज में वो नहीं रहेगा, बल्कि उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंगली वो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो कि मरी में जो है एट द एक्सटर्नल प्रेशर एट मरी इज 700 टॉर। मरी में 700 टॉर एक्सटर्नल प्रेशर है एज कम्पेयर टू सी लेवल। सी लेवल पे जो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर है दैट इज 760 टॉर। मरी में क्या हो जाता है, वो प्रेशर कम हो जाता है, 700 टॉर हो जाता है। वाटर बॉइल्स एट 98 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें क्या होगा कि सी लेवल पे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, अब वो एक्सटर्नल प्रेशर कम होने की वजह से 98 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। The external pressure is lower at Mount Everest and water boils at 69 degree centigrade at 323 torr. माउंट एवरेस्ट पे, माउंट एवरेस्ट की हाइट क्योंकि मरी हिल्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर बहुत कम होता है, और अबाउट 323 टॉर इज एक्सटर्नल प्रेशर। तो एट माउंट एवरेस्ट वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 69 डिग्री सेंटीग्रेड तक डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्रेशर कुकर। You know that pressure cooker is a closed container. It is used to increase the external pressure artificially. Vapors are formed in it, but these vapors are not escaped out. Thus, these vapors increase the pressure in the cooker and the boiling temperature increases. As more heat is absorbed in water, so food is cooked quickly under increased pressure. यू नो दैट प्रेशर कुकर एक क्लोज कंटेनर है जिसमें हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं। जब हम एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं तो उसके नतीजे में जो हमने प्रेशर कुकर के अंदर लिक्विड या वाटर वगैरह जो भी कुछ लिया हुआ है उसका भी हम बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली में इंक्रीज कर रहे होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने से क्या होगा कि फूड विल absorb मोर हीट टू इक्वलाइज द इंटरनल प्रेशर टू द एक्सटर्नल प्रेशर, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने से वो फूड जो है वो ज़्यादा हीट ऑब्जॉर्ब करेगी एंड दैट विल बी कुक्ड क्विकली, यानी कि उसमें फिर फूड कुकिंग का प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाएगा। दैट इज अबाउट द यूज ऑफ प्रेशर कुकर के प्रेशर कुकर हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज वैक्यूम डिस्टिलेशन। Vacuum distillation is the process of boiling the liquid under reduced pressure and condensing the vapors into liquid is called vacuum distillation. वैक्यूम डिस्टिलेशन में हम एक्सटर्नल प्रेशर को रिड्यूस करते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर को रिड्यूस करने से क्या होता है कि लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी रिड्यूस हो जाता है और उसमें फिर लिक्विड जो है वो लो बॉइलिंग पॉइंट पे हम उसकी डिस्टिलेशन कर सकते हैं। इसमें इसके एडवांटेजेस क्या हैं
इट डिक्रीजेज द टाइम फॉर डिस्टिलेशन। जब हम एक्सटर्नल प्रेशर रिड्यूस करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो लिक्विड जो है वो लेस या जो है वो हीट ऑब्जॉर्ब करेगा, तो इसमें फिर टाइम फॉर डिस्टिलेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इज इट इज इकोनॉमिकल बिकॉज लेस फ्यूल इज यूज। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है तो फिर लेस विल बी द वेपर प्रेशर, तो उसमें जो है वो लेस हीट जो है फ्यूल यूज होगा। द थर्ड एडवांटेज इज द डिकम्पोजिशन ऑफ मैनी कंपाउंड्स कैन बी अवॉइडेड। तो कुछ ऐसे लिक्विड्स भी होते हैं कि अगर हम उनको उनके बॉइलिंग पॉइंट पे ले जाके डिस्टिलेशन करें तो बॉइलिंग पॉइंट जो उनका होता है उस टेम्परेचर पे वो लिक्विड डिकम्पोज हो जाते हैं। तो लिक्विड्स को डिकम्पोजिशन से बचाने के लिए हम वैक्यूम डिस्टिलेशन जो है यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस करके तो लिक्विड्स को विदाउट डिकम्पोजिशन डिस्टिल कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल आप ले सकते हैं ग्लिसरीन की। ग्लिसरीन बॉइल्स एट 290 डिग्री सेंटीग्रेड एट 760 टॉर्क। इस हमारा जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पर ग्लिसरीन का बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेंटीग्रेड है, बट इट डिकम्पोजेस एट दिस टेम्परेचर। लेकिन ग्लिसरीन इस टेम्परेचर पर डिकम्पोज हो जाता है। तो वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या करता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट 290 की बजाय 210 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता है जब हम इसका एक्सटर्नल प्रेशर 50 टॉर लेते हैं। तो इसमें फिर हम ग्लिसरीन को विदाउट डिकम्पोजिशन ईजिली प्योरीफाई कर सकते हैं। दिस इज अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट एंड द एक्सटर्नल प्रेशर। इसमें हमने इसकी एप्लीकेशंस देखी। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंजेस। इस टॉपिक का मतलब क्या है कि जब कोई भी मैटर जो है उसमें उसकी फेज चेंज होती है, यानी कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड में जाता है या लिक्विड वेपराइज होता है, तो जब भी फेज चेंज होगी तो उसमें एनर्जी चेंजेस आएंगे। यानी कि मैटर अंडरगोज अ फिजिकल चेंज, इट इज ऑलवेज कंपेयर्ड विद एनर्जी चेंज। यानी जब भी किसी मैटर की फिजिकल स्टेट चेंज होगी तो लाजमी तौर पे उसकी एनर्जी में चेंज आएगा। तो इसमें इंथैल्पी चेंज एक टर्म आ रही है। What is enthalpy change? If a physical change takes place at a constant pressure, then the heat change during this process is called enthalpy change. यानी कि अगर कोई फिजिकल किसी भी मैटर में कोई फिजिकल चेंज आ रहा है और उसमें हम प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं, उस दौरान जो भी कोई हीट चेंज होगा उसको हम enthalpy चेंज कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच, इसको हम डेल्टा एच के साथ जो है वो डिनोट कर सकते हैं। और enthalpy मोस्टली हम जो है लेते हैं जब हम किसी भी सब्सटेंस की 1 मोल क्वांटिटी उसको यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें हमारे पास आ जाती हैं इसकी डिफरेंट टाइप्स एंथैल्पी की। मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, इट्स द अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड बाय 1 मोल ऑफ सॉलिड व्हेन इट मेल्ट्स इनटू लिक्विड फ्रॉम इट्स लिक्विड फॉर्म एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। कि ये हीट की वो अमाउंट है जो किसी भी सॉलिड के 1 मोल को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, मेल्ट करने के लिए जो है यूज़ होती है। इस केस में भी हम क्या करते हैं कि प्रेशर हम 1 एटमॉस्फेयर रखते हैं, यानी कि हम प्रेशर स्टैंडर्ड एक्सटर्नल प्रेशर जो हमारा है उसके ऊपर हम ये जो है फ्यूजन का प्रोसेस कर रहे हैं। नेक्स्ट, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इट्स द अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ लिक्विड इज चेंज इनटू वेपर्स एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि जब हम किसी भी लिक्विड का 1 मोल क्वांटिटी है हमारे पास और हम उसको वेपोराइज कर रहे हैं एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज कॉल्ड मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। Now, the molar heat of sublimation, it's the amount of heat absorbed when 1 mole of a solid sublimes to leave 1 mole of vapors at a particular temperature and 1 atmospheric pressure. इसमें कि अगर आपके पास 1 मोल कोई भी सॉलिड है और आप उसको क्या कर रहे हो, उसको वेपोराइज कर रहे हो तो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसका जो हीट को अब्सॉर्ब कर रहा है दैट इज कॉल्ड मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। Next topic is energy change and intermolecular attraction. When a solid substance melts, the atom molecules or ion undergo relatively small change in intermolecular distance and potential energy also undergoes a small change. Students, you know that intermolecular forces जो हैं उन पे बेस करता है कि कोई भी सॉलिड मेल्ट होने में कितनी एनर्जी गेन करेगा या कोई भी लिक्विड वेपोराइज होने में कितनी एनर्जी यूज करेगा। इसमें हम जब भी किसी सॉलिड सब्सटेंस को मेल्ट करते हैं तो उसकी एटम मॉलिक्यूल्स या आइंस के जो दरमियानी जो डिस्टेंस होता है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस होता है
उसमें जो चेंज आता है, यानी कि सॉलिड को मेल्ट करने में, यानी सॉलिड लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस में और जो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो चेंज इतना ज़्यादा नहीं होता है, वो बहुत स्मॉल चेंज होता है। लेकिन अगर हम किसी भी लिक्विड को इवेपोरेट करते हैं, यानी लिक्विड को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस में और पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आता है वो बहुत लार्ज होता है, यानी कि सॉलिड के मुकाबले में सॉलिड को जो हम मेल्ट कर रहे हैं उसके मुकाबले में लिक्विड को जो हम वेपराइज कर रहे हैं उस दौरान जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस में पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आता है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। इसलिए डेल्टा हीट ऑफ इंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन जो है वो इंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन से उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है। द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी चेंज ऑफ सब्लिमेशन जो है वो हीट ऑफ वेपोराइजेशन से भी उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। अब सब्लिमेशन में हम क्या करते हैं, किसी भी सॉलिड को वेपोराइज करते हैं। अब सॉलिड को जब हम वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं तो सॉलिड में टू फेज चेंज इसमें आता है, यानी उसको लिक्विड से फिर वेपोराइज हो रहा है, तो उसमें जो उसकी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है वो वेपोराइजेशन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता है। वेपोराइजेशन में क्या होता है कि लिक्विड वेपोराइज हो रहा है और उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस में और पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आ रहा होता है उसके मुकाबले में हीट ऑफ सब्लिमेशन, यानी कि जब हमने हीट ऑफ किसी भी सॉलिड को सुब्लाइम करना है तो उसमें जो एनर्जी यूज होनी है या उसने जो एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है वो हीट ऑफ वेपोराइजेशन के मुकाबले में उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। इसमें हमें मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन दे डायरेक्टली टेल्स अस अबाउट द एनर्जी नीड टू सेपरेट द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ईच अदर, यानी कि हम इन वैल्यूज को देख के इजीली बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। सो फ्रॉम दीज वैल्यूज वी कैन कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन डिफरेंट कंपाउंड। इसमें डिफरेंट कंपाउंड्स में कितनी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं वो हमें इनकी मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन और मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन से हम गैस कर सकते हैं। नाउ हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सब सब्सटेंसेस, इसमें हमें एक टेबल दिया हुआ है जिसमें कुछ सब्सटेंसेस हैं, लिक्विड्स हैं, जिनकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यूज दी हुई हैं। इसमें यू कैन सी हियर दैट वाटर, अमोनिया एंड सल्फर डाइऑक्साइड, इनकी जो मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन या हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव में दी हुई हैं। दैट इज वाटर के इसमें दैट इज 40.6, अमोनिया की 21.7 है, सल्फर डाइऑक्साइड की 24.3 है। इनकी लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज की रीज़न क्या है कि दीज आर पोलर इन नेचर। पोलर इन नेचर जो है दैट इज द रीज़न उनकी जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू जो है वो बाकी के मुकाबले में जो है वो ज़्यादा है। इसमें डेल्टा मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन फॉर आयोडीन इज द हाईएस्ट अमंग इट्स फैमिली ड्यू टू इट्स ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी। अगर हम हेलोजेंस को देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनके दरमियान आयोडीन की जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, दैट इज 22। इसकी रीज़न क्या है कि आयोडीन का जो साइज है वो इनके मुकाबले में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के मुकाबले में ज़्यादा है, इसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग लंडन फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं आयोडीन के मॉलिक्यूल के दरमियान, तो दैट्स द रीज़न कि इसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू ज़्यादा है। हेक्सेन हैज़ द हाईएस्ट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वैल्यू अमंग्स द हाइड्रोकार्बन ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। इसमें आप देख सकते हैं कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड हेक्सेन, इनमें से हेक्सेन की हीट ऑफ वेपोराइजेशन सबसे ज़्यादा है 30.1। उसकी रीज़न क्या है कि इसकी रीज़न स्ट्रॉन्ग लंडन फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं हेक्सेन के मॉलिक्यूल के दरमियान, इस वजह से इसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। Now, change of state and dynamic equilibrium. Whenever a change of state occurs, the system moves towards the condition of dynamic equilibrium. जब भी किसी भी सिस्टम की हम स्टेट चेंज करते हैं तो वो सिस्टम डायनेमिक इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है? इट्स द सिचुएशन व्हेन टू अपोजिंग चेंज अकर एट इक्वल रेट। Dynamic equilibrium is the fate or the ultimate goal of all the reversible chemical reaction and all the physical change. जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं अल्टीमेटली क्या होता है कि उनमें डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, या जितने भी फिजिकल चेंज हैं एंड पे क्या होता है कि उनमें डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हो वाटर की, कि एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस और वाटर जो है वो आपस में डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है उनके दरमियान एग्जिस्ट करता है, आइस और लिक्विड वाटर के दरमियान एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। नाउ स्टूडेंट्स,
Here are some short questions from the exercise. क्वेश्चन नंबर 14 लिक्विड की जो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन दैट इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग. You know that during evaporation high energy molecules escape and change into vapors and low energy molecules are left behind. This causes a decrease in the temperature. The heat flows from the surrounding to the region of low temperature and the temperature of surrounding also falls. So evaporation causes cooling. इसमें क्या होता है कि जब इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है तो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट कर जाते हैं और पीछे जो मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं वो लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं. इसकी वजह से लिक्विड का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है. इस हीट लॉस को कंपनसेट करने के लिए सराउंडिंग से हीट टुवर्ड्स लिक्विड मूव करती है, एज अ रिजल्ट सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो भी कम हो जाता है. यही रीजन है कि इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट फील होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन दैट इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर. Molecule of liquid always remain in motion at all temperature. Thus they have kinetic energy at all temperature. यानी कि liquid के molecules हर वक्त मूव करते रहते हैं. They always remain in motion. और हर टेम्परेचर पे वो मूव करते हैं, चाहे टेम्परेचर कम हो या ज़्यादा हो. उसमें सिर्फ फ़र्क ये आता है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है. लो टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी कम होगी, हाई टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है. So by increasing or decreasing temperature, only the kinetic energy of the molecule increases or decreases, and hence only the rate of evaporation increases or decreases. That the evaporation takes place at all temperature. Students, में क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने या डिक्रीज करने से सिर्फ लिक्विड्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज होती है. मॉलिक्यूल्स की टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से रेट ऑफ इवेपोरेशन तो चेंज हो जाएगा, लेकिन इवेपोरेशन फिर भी होगी. यानी इवेपोरेशन लो टेम्परेचर पे भी होती रहेगी और इवेपोरेशन जो है वो हाई टेम्परेचर पे भी होती रहेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज explain that boiling need a constant supply of heat. At boiling point, excess heat does not increase the temperature of liquid. It is used to break the intermolecular forces of attraction between the molecules and to convert liquid into vapor. So boiling needs constant supply of heat. यानी कि boiling point पे क्या होता है, जब उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो टेन हो जाता है, when बॉइलिंग टेम्परेचर आ जाता है, तो उस वक्त जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो उसमें फिर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, बल्कि हम जितनी भी उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं उस वक्त लिक्विड ने क्या करना होता है, उसने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करना होता है और लिक्विड ने वेपोराइज होना होता है, और उसके लिए उसे हीट चाहिए होती है और हमें कॉन्टिन्यूसली लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को हीट सप्लाई करनी पड़ती है. तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट पे जो है कॉन्टिन्यूसली हीट सप्लाई चाहिए होती है टू ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और टू वेपोराइज द लिक्विड. इसमें बॉइलिंग के वक्त constant supply of heat is required. Next question is earthenware vessel keep water cool. Earthenware vessels are porous. Water molecules evaporate from these pores. These molecules of water need energy to overcome intermolecular attractive forces. They get this energy from the other molecule of water. Thus the temperature of remaining water decreases. Earthenware vessels जो हैं वो porous होते हैं, उनमें pores होते हैं. Water molecules क्या करते हैं, they take the energy from the other water molecules and they evaporate from these pores, and temperature of the remaining molecule decreases. और उससे क्या होता है, earthenware में जो water है उसका temperature कम हो जाता है. Next question is one feels sense of cooling under the fan after bath. After taking bath, when one sits in front of fan, water on the surface of body evaporates. The water molecule present on the body absorb energy from the body and evaporate. As a result, the body temperature decreases by evaporation of water vapors. जब कोई भी पर्सन आफ्टर टेकिंग बाथ अंडर द फैन बैठ जाता है तो उसकी बॉडी के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं. दीज वाटर ड्रॉपलेट्स अब्सॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम अवर बॉडी एंड दे इवेपोरेट. उसमें फिर क्या होता है कि वो वाटर ड्रॉपलेट्स हमारी बॉडी से एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो कम फील होता है. Next is explain that dynamic equilibrium is established during evaporation of a liquid in a closed vessel at constant temperature. In a closed container, the liquid molecule escape from the surface of liquid and change into vapors. These vapors are recaptured by the liquid and the process is called condensation. किसी भी क्लोज कंटेनर में जब आप कोई लिक्विड लेते हो तो वहाँ पे इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, और जब लिक्विड मॉलिक्यूल्स कंटेनर के वॉल्स के साथ स्ट्राइक करते हैं और बाउंस बैक होते हैं तो दे कैन बी रिकैप्चर्ड बाय द लिक्विड. उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं.
तो इसमें अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो ये दोनों प्रोसेस इवेपोरेशन और कंडेंसेशन जो है वो इक्वल रेट पे होना शुरू हो जाते हैं और उस स्टेट को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं. नेक्स्ट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिफरेंट एट मरी हिल्स एंड एट माउंट एवरेस्ट. You know that boiling point depends upon the external pressure. बॉइलिंग पॉइंट मरी हिल्स पे और माउंट एवरेस्ट पे डिफरेंट इस वजह से होता है कि वहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर डिफरेंट होता है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट मरी हिल्स इज 700 टॉर, so boiling point is 98 डिग्री सेंटीग्रेड. तो माउंट एवरेस्ट पे एक्सटर्नल प्रेशर 323 टॉर होता है, तो इस यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इज ओनली 69 डिग्री सेंटीग्रेड. Next is vacuum distillation can be used to avoid decomposition of a sensitive liquid. You know that some liquids are decomposed at their boiling point. So in vacuum distillation, external pressure is reduced by vacuum. तो इसमें हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर को रिड्यूस करते हैं जिससे बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का डिक्रीज हो जाता है और किसी भी सेंसिटिव लिक्विड को जैसे कि ग्लिसरीन को विदाउट डिकम्पोजिशन सेफली वहाँ से डिस्टिल किया जा सकता है. Next is why heat of sublimation of a substance is greater than that of heat of vaporization. In sublimation, solid directly changes to vapor phase. A solid has stronger intermolecular forces than liquids, and greater changes occur in intermolecular distance and potential energy during sublimation. Sublimation क्या होता है, इसमें solid directly vapor phase में जाता है. इसमें जो solid से vapors में convert होने के दौरान इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस में और जो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आता है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है. वाइल इन केस ऑफ लिक्विड क्या होता है कि लिक्विड जब वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे वन फेज चेंज हो रहा होता है, यानी कि एक दफ़ा जो है या एक बार जो है वो मैटर की फेज चेंज हो रही है, यानी लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है. उसमें जो चेंज ऑफ इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस और पोटेंशियल एनर्जी चेंज है वो एज कम्पेयर टू सब्लिमेशन कम होता है. दैट्स द रीज़न कि हीट ऑफ सब्लिमेशन की वैल्यू हीट ऑफ वेपराइजेशन से ज़्यादा होती है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. व्हाई हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन इज वेरी हाई. Due to its large size and high polarizability, strong London forces exist between iodine molecules, so its heat of sublimation is very high. आयोडीन का साइज जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है और लार्ज साइज होने की वजह से पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है उसमें. ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी मीन्स स्ट्रॉन्ग लंडन फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन द आयोडीन मॉलिक्यूल्स, दैट्स द रीजन इट्स हीट ऑफ सब्लिमेशन इज वेरी हाई. ये 10 क्वेश्चंस हैं लिक्विड एक्सरसाइज के. एंड now students, we are moving towards the recapitulation of the lesson. In this lesson we have read about the definition of boiling point. It is the temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the external pressure. We have read about the graphical explanation of the boiling point. इसमें हमने ग्राफ जो है ग्राफ रीड किया है जिसमें that is between the temperature and the vapor pressure के with the increase of temperature vapor pressure of the liquid increases, and when the vapor pressure of the liquid becomes equal to the external pressure, that temperature is called the boiling point. इसमें हमने कुछ कंपाउंड्स के ग्राफ्स प्लॉट करके इनका आपस में रिलेशन देखा है. नेक्स्ट इज द boiling point and the external pressure. We have read about that external pressure controls the boiling point. एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर कम करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा. वी हैव रीड अबाउट द एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंजेस कि जब भी किसी मैटर की फेज चेंज होता है तो उसमें एनर्जी चेंजेस जो है वो लाजमी तौर पे होंगी. नेक्स्ट वी हैव रीड अबाउट द एनर्जी चेंजेस एंड द इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन कि जब भी सॉलिड ने वेपराइज होना है या सॉलिड ने मेल्ट होना है या सॉलिड ने वेपराइज होना है, सब्लिमेशन का प्रोसेस होना है, तो इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन पे डिपेंड करेगा कि वो सॉलिड या लिक्विड कितनी हीट अब्सॉर्ब करेगा. तो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो एनर्जी चेंज ज़्यादा होगा और अगर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस वीक होंगी तो लेस एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड. वी हैव रीड अबाउट द चेंज ऑफ स्टेट एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम कि जब भी फेज चेंज होती है तो अल्टीमेटली डायनेमिक इक्विलिब्रियम ही अटेन होता है. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेसन एंड वी हैव आल्सो रीड अबाउट द question number 14, exercise of liquids. Now I am giving you an assignment. You have to solve this question. What is boiling point?
What is the effect of change of external pressure on boiling point? What is molar heat of vaporization? What is vacuum distillation? What is the advantage of vacuum distillation? And why food can be cooked quickly in pressure cooker? And what is molar heat of sublimation? Okay students, thank you. Allah.